हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो के लगान का सिद्धांत है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जिसे हम लोग लगान का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, और क्वासी रेंट, जिसे आभासी लगान भी कहते हैं, उस पर वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ रेंट विच इज गिवन बाय रिकार्डो। यह लगान का पहला सिद्धांत है जिसे रिकार्डो ने दिया था। दोस्तों, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो रेंट का सबसे पहला थ्योरी है। इसके बाद फिर इस पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने अपना थ्योरी दिया था, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। According to Ricardo, land has fundamental and indestructible power. For use of these properties of land, some payment is given to the owner of land. रिकार्डो के अनुसार जमीन में मौलिक और अविनाशी शक्ति होती है और जमीन की इन्हीं विशेषताओं का उपयोग करने के लिए हमें जमीन के मालिक को कुछ राशि देनी पड़ती है। यह दोस्तों रिकार्डो का कहना था कि जो जमीन है उसमें अविनाशी शक्ति होती है, ऐसी शक्तियाँ होती है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और जब हम उन शक्तियों का उपयोग करते हैं तो जो ज़मीन का मालिक है उसे हमें कुछ लगान के तौर पर राशि देनी पड़ेगी। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रेंट इज द पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड टू द लैंडलॉर्ड। जमीन के उपयोग हेतु जमीन मालिक को किए गए भुगतान को ही लगान कहते हैं। दोस्तों, जब हम लोग जमीन का उपयोग करते हैं तो जमीन के मालिक को जो हम लोग भुगतान करते हैं उसे ही लगान कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एजम्पशंस की ओर, अवधारणाएं। फर्स्ट, देयर इज ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ लैंड। जमीन में वास्तविक और अविनाशी शक्ति होती है। रिकार्डो का मानना था कि जमीन में ऐसी शक्तियां होती है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जमीन की पूर्ति सीमित है। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि जो भारत के जितना क्षेत्रफल है उससे हम लोग खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो सप्लाई है ज़मीन का वो हमेशा सीमित ही रहती है। थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अप्लीकेबल इन लैंड। जमीन में घटते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न है क्या, तो वो जब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग फैक्टर को बढ़ाते हैं, जैसे इनपुट फैक्टर को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है, तो वो घटते हुए क्रम में इंक्रीज करता है। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन जितना पहले कर रहा था उतना नहीं करता है, हर बार थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, रेंट इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन लैंड। लगान सिर्फ ज़मीन से उत्पन्न होती है। रिकार्डो का मानना था कि जो लगान है वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से ही उत्पन्न होता है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उनका अलग ही विचार था। आगे बढ़ते हैं पाँचों पॉइंट पे। देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। छठा पॉइंट, द बेस्ट लैंड इज कल्टिवेटेड फर्स्ट। सबसे अच्छी ज़मीन की खेती पहले की जाती है। रिकार्डो का ऐसा मानना था कि जो सबसे अच्छी ज़मीन होगी तो उसमें लोग सबसे पहले खेती करना पसंद करेंगे। ठीक है, सातवां पॉइंट पे जाते हैं। देयर इज नो रेंट लैंड। बिना लगान वाली भी ज़मीन होती है। रिकार्डो का कहना था कि ऐसी भी ज़मीनें होती है जिसपे हम लोगों को लगान देना आवश्यक नहीं है। तो ये था एजम्पशंस। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। रिकार्डो एक्सप्लेन दिस थ्योरी बाय टू टाइप्स। रिकार्डो ने इस सिद्धांत की व्याख्या दो तरीके से किया। पहला है रेंट अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, विस्तृत खेती में लगान। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, इन एवरी इकोनॉमी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। रिकार्डो के अनुसार हर अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की ज़मीन उसके उपज के हिसाब से होती है। दोस्तों, रिकार्डो ने जो ज़मीन था उसको उसके उपज के हिसाब से वर्गीकृत किया है इस थ्योरी में। दूसरा पॉइंट है, सम लैंड्स आर हाईली फर्टाइल एंड सम आर लेस फर्टाइल। ड्यू टू दिस डिफरेंस द रेंट इज इवॉल्व्ड। कुछ ज़मीनों की उपज ज़्यादा होती है और कुछ की कम, इसी वजह से लगान उत्पन्न होती है। दोस्तों, रिकार्डो का कहना था कि कुछ ज़मीनें ज़्यादा उपजाऊ होती है और कुछ ज़मीनें कम उपजाऊ होती हैं। इसी वजह से ये जो डिफरेंस हो जाता है, इसी वजह से ज़मीनों से लगान उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ लैंड इज रेंट।
रिकार्डो के अनुसार जमीन के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त उत्पादन को ही लगान कहते हैं। रिकार्डो का कहना था कि सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है तो उससे उपजी हुई जो भी वस्तु है, और सबसे कम उपजाऊ जो जमीन है उससे उपजी हुई जो वस्तु है, जब वो दोनों को हम लोग घटा देते हैं तो जो जो उपज बच जाता है, जो उत्पादन बच जाता है, उसे ही लगान कहते हैं। जैसे हम लोग एक इसको समझते हैं एक टेबल से और एक ग्राफ से समझेंगे। पहले देखिए लेफ्ट साइड में एक टेबल बनाया हुआ है। रिकार्डो ने पहले 3 तरह का ज़मीन लिया है, टाइप्स ऑफ लैंड। ये देखिए, लैंड ए, लैंड बी एंड लैंड सी। लैंड ए जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। तो पहला ग्रुप ऑफ पर्सन आता है, वो लैंड ए पे खेती करता है और उस पर वो 50 केजी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो बी है वो ए से कम, थोड़ा सा कम उपजाऊ ज़मीन है, तो दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन जो आता है, दूसरे समूह के जो लोग आते हैं, वो बी पर खेती करते हैं और उस पर वो लोग 30 केजी का प्रोडक्शन करते हैं। और सी जो है वो सबसे लिस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे कम उपजाऊ ज़मीन है, तो जो लास्ट ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं वो सी पे खेती करते हैं और उस पर 10 केजी का प्रोडक्शन करते हैं, 10 केजी का उत्पादन करते हैं। तो रिकार्डो का यहाँ कहना था कि रेंट जो है वो सबसे अधिक जो प्रोडक्शन हुआ है जिस ज़मीन से, उसको सबसे कम ज़मीन से जितना प्रोडक्शन हुआ माइनस करने पे जो आएगा उसे ही रेंट कहेंगे। जैसे पहला ज़मीन लैंड ए पे क्या है, 50 केजी का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से लैंड सी पे क्या है, 10 केजी का प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे तो आएगा मेरा कितना, ये 40 केजी। तो ये लैंड ए के लिए रेंट हो गया। उसी तरह लैंड बी का रेंट कितना हो जाएगा, 30 केजी लैंड बी का प्रोडक्शन है, उसमें से सी 10 केजी जो था उसको माइनस कर देंगे तो 20 केजी आएगा लैंड बी का रेंट। तो लैंड सी का रेंट कितना होगा, 10 केजी लैंड सी का प्रोडक्शन है, उसमें से 10 केजी माइनस कर देंगे तो 0। तो रिकार्डो का यही कहना था कि यहाँ पे लैंड सी जो है वो नो रेंट लैंड है। रिकार्डो ने अपने एजम्पशंस में पहले ही कहा था कि देयर इज़ नो रेंट लैंड, मतलब यहाँ पे ऐसे भी ज़मीनें हैं जिसको कोई भी लगान नहीं देना पड़ेगा, तो वो लैंड सी है, सी ज़मीन है, ठीक है। अपने राइट साइड में देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में लैंड को लिया है और वाई एक्सिस में प्रोडक्शन को। तो लैंड ए जो है उसका प्रोडक्शन 50 केजी का है, लैंड बी जो है उसका प्रोडक्शन 30 केजी का है, और लैंड सी है इसका प्रोडक्शन 10 केजी का है। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिखाया गया है ये मेरा क्या है, रेंट है। ये आया कैसे, तो हम लोगों ने टेबल में ही देखा था कि हम लोग माइनस कर दे रहे हैं लैंड सी को, सारे जो लैंड ए है और लैंड बी है उसमें से सी को हम लोग हटा दे रहे हैं, तो जो बच जा रहा है सरप्लस उसे ही रेंट कहा है रिकार्डो ने। और यहाँ पे लैंड सी मेरा नो रेंट लैंड है, लैंड सी पे एक भी रेंट नहीं देना पड़ रहा है, और लैंड बी पे देखिए ये इतना सारा रेंट उसको देना पड़ रहा है, और रेंट लैंड ए पे ये इतना सारा, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेंट अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन खेती में लगान। पहला था हम लोग का रेंट अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर और ये दूसरा है रेंट अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। According to Ricardo, when all types of land are used for agriculture, then extensive agriculture is not possible. So, due to increase in the dose of labor and capital in same land, the rent under intensive agriculture is found. रिकार्डो के अनुसार जब सभी प्रकार की जमीनों पर खेती कार्य होने लगेगा तब विस्तृत खेती संभव नहीं होगी। इसलिए जब उसी जमीन पर मजदूरी और पूंजी की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो गहन खेती की जा सकती है। दोस्तों रिकार्डो का कहना था कि जो जितनी भी ज़मीनें हैं अगर उनको सभी खेती करने में उपयोग कर लिया जाएगा तो फिर और उस पर हम लोग एक्स्ट्रा खेती नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़मीन तो जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो तो लिमिटेड है ना, ज़मीन की पूर्ति सीमित है। तो इसीलिए अगर उस सारी ज़मीनों पे खेती कर दिया जाए तो इसके बाद हमें फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो विस्तृत खेती है वो करने का और हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर रिकार्डो ने इस पॉइंट को लाया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसे हम लोग गहन खेती कहते हैं। तो उनका कहना था कि इसमें हम लोग ज़मीन और मजदूरों को बढ़ाकर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन द डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन डिक्रीजेज ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब मजदूरी और पूंजी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तब
घटते हुए प्रतिफल का नियम लागू होने से उत्पादन घट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल एकदम घट जाएगा। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब जो प्रोडक्शन है वो तो होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन घटते हुए क्रम में इंक्रीज होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए इनिशियल में जब हम लोग एक लेबर लगाते हैं तो हम 10 kg का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके जगह पर हम 2 लेबर लगा दिए तो जो प्रोडक्शन है वो 20 kg हो गया। कितना का डिफरेंस है, 10 का, ठीक है। फिर जब तीसरा लेबर लगाते हैं तो प्रोडक्शन क्या हो गया, 25 kg हो गया। प्रोडक्शन जो है वो मेरा 20 से 25 इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कितना कम कर रहा है। पहले में 10 का डिफरेंस था, दूसरा में 5 का डिफरेंस हो गया। तो उसे ही बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न या घटते हुए प्रतिफल का नियम, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टेबल और ग्राफ से। तो लेफ्ट साइड में टेबल लिया गया है और राइट साइड में ग्राफ है। तो ये देखिए, पहले हम लोग टेबल क्यों समझते हैं। डोज ऑफ L/K है, मतलब लेबर और कैपिटल का डोज है, प्रोडक्शन है और रेंट है। तो जब पहला डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाई किया जाता है, पहला डोज मजदूर और पूंजी का जब लगाते हैं तो उसमें 40 kg का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब दूसरा डोज लगाते हैं तो उसमें 20 kg का प्रोडक्शन होता है, और जब तीसरा डोज उसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, तीसरा डोज जब लगाते हैं तो 10 kg का प्रोडक्शन होता है। तो रिकार्डो का कहना था जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है उसमें से जिस जिस डोज लगाने पर सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये देखिए, पहला रेंट आया मेरा 30 kg का, डोज फर्स्ट अप्लाई करने पर 30 kg का रेंट आया। उसी तरह सेकेंड डोज अप्लाई करने पर मेरा रेंट 10 kg आया है ना। सेकेंड डोज का प्रोडक्शन 20 kg था, उसमें से सबसे मिनिमम प्रोडक्शन 10 kg का था, उसको माइनस कर देंगे तो 10 kg रेंट आएगा मेरा, ठीक है। जो थर्ड डोज लेबर और कैपिटल का अप्लाई करने के बाद 10 kg का प्रोडक्शन हुआ है उसको, और यही मिनिमम है, इसीलिए इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो 0 kg आएगा मेरा रेंट। तो यही रिकार्डो ने कहा था कि नो रेंट लैंड भी होता है ना। तो वो थर्ड डोज ऑफ लेबर है एंड कैपिटल है। अब ग्राफ की ओर देखिए, एक्स एक्सिस में डोज को लिया गया है, डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और वाई एक्सिस में प्रोडक्शन को लिया गया। तो जब फर्स्ट डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्शन मेरा 40 kg होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग 10 kg माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जो बच जाएगा ये शेडेड पोर्शन, वो क्या हो गया, मेरा रेंट हो गया। और जब सेकेंड डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल को हम लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से 10 kg जब माइनस कर देंगे तो जो शेडेड पोर्शन है वो मेरा रेंट हो गया। तो ये दोनों शेडेड पोर्शन मेरा क्या है, रेंट है, ठीक है। थर्ड डोज ऑफ जब लेबर एंड कैपिटल अप्लाई करते हैं तो उसमें से 10 kg का ही प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये मिनिमम है, इसीलिए 10 में से 10 जब माइनस कर देंगे तो उसमें 0 रेंट आएगा, 0 रेंट, ठीक है। तो ये था ग्राफ। अब हम लोग इसके क्रिटिसिज्म की ओर बढ़ते हैं। पहला है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट द लैंड हैज़ नेदर ओरिजिनल नॉर इंडेस्ट्रक्टिबल पावर। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जमीन में वास्तविक और अविनाशी शक्ति की धारणा गलत है। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना था कि जो ज़मीन है उसमें अविनाशी शक्ति होना ये हो जरूरी नहीं है। हो सकता है जो ज़मीन की उपजाऊ है वो समय के साथ घट जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ऑल फैक्टर कैन प्रोड्यूस रेंट हुज सप्लाई इज लिमिटेड इन शॉर्ट रन। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वो सभी कारक जिनकी अल्पकाल में पूर्ति सीमित है वो लगान उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना था कि हर वो फैक्टर जिसका जो लिमिटेड हो शॉर्ट रन में, जैसे कि मकान हो गया या व्हीकल्स गाड़ियाँ हो गई, तो ये सब क्या होती है, ये सब लिमिटेड होती है, तो इसी वजह से इनसे भी हम लोग लगान उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ नो रेंट लैंड इज हाइपोथेटिकल। बिना लगान वाली ज़मीन की धारणा काल्पनिक है। दोस्तों, इसमें मान लिया गया था कि देयर इज नो रेंट लैंड, वहाँ पे बिना लगान वाली ज़मीन भी हो सकती है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काल्पनिक है एक। चौथा पॉइंट, दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल इन ओनली परफेक्ट कंपटीशन। यह सिद्धांत सिर्फ पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में कार्यरत है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बाकी और भी जो अर्थव्यवस्था है उसको छोड़ दिया गया, जैसे मोनोपोली हो गया, और भी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ये सबको छोड़ दिया गया है। पांचवा पॉइंट है, इट इज़ नॉट करेक्ट डैट मोस्ट फर्टाइल लैंड इज कल्टिवेटेड फर्स्ट। यह धारणा सही नहीं है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर पहले खेती की जाएगी। या दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो उस पर ही लोग सबसे पहले खेती करें।
तो उस हिसाब से तो हमें खोजना पड़ जाएगा कि कौन सा ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है ना। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको आप लोग नोट्स में लिखेंगे कैसे। ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, तो उसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका जो इंट्रोडक्शन है, मैंने इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको अच्छे से लिखेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश में जो भी। इसके बाद इसमें जो दो तरीके से रिकार्डो ने इसको एक्सप्लेन किया था, रेंट अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर और रेंट अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो दोनों में मैंने रेंट अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में 3 पॉइंट्स लिखा है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद फिर उसको टेबल उसका है, उसका ग्राफ है, तो टेबल को बनाने के बाद आप उस टेबल को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को फिर एक्सप्लेन करके अपनी भाषा में आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद रेंट अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, उसके बारे में 2 पॉइंट्स है, उसको लिखेंगे। इसके बाद उसमें भी जो टेबल और ग्राफ है उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फिर अंत में हम लोग क्रिटिसिज्म लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है वो नोट्स कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम में हमें अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे अगर इस तरीके से हम लोग इसका उत्तर देते हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।